नमस्कार, मार्गदर्शक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू निधि। 10वीं की एग्जाम्स हो चुकी हैं, लगभग सभी स्कूल्स में नेक्स्ट क्लास का सेशन स्टार्ट होने वाला है। खासकर अगर हम बात करें 11th क्लास की, तो बहुत सी टिपिकल सी सिचुएशन है जहां पर सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर बात होने वाली है। वैसे मैम 10th के रिजल्ट्स तो अवेटेड हैं अभी, लेकिन फिर भी कई बच्चे हैं जो 11th में मूव करने वाले हैं। लेकिन जो हाई स्कोरर्स बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इजी होता है सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और नेक्स्ट क्लास में मूव कर जाना, इस तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन हाई स्कोरर जो बच्चे हैं उनके केस में इज़ इट ओके कि उन सब्जेक्ट सिलेक्शन की चॉइस हम उन पर छोड़ दें? निधि, यहाँ मेरा कुछ अलग व्यू है। जी। जो हाई स्कोरर बच्चे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट हों। जी। कम से कम 10th क्लास तक के बच्चों के लिए मेरा अपना एक ओपिनियन है कि स्कोर इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर इंटेलिजेंस। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रटते हैं, बाय हार्ट कर लेते हैं चीज़ें और उसको प्रॉपरली एग्ज़ाम हॉल में जाके रिप्रोड्यूस कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें ये पता भी नहीं होता कि जो उन्होंने लिखा है उसका मतलब क्या है, लेकिन हाँ उनका स्कोर बहुत हाई आ जाता है। तो स्कोर को लेके कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहना चाहिए पेरेंट्स के मन में। बच्चे को उन्होंने अपब्रिंगिंग कैसी दी है ये उनको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनका खुद का बैकग्राउंड क्या है, जी। वो अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बच्चा अगर स्कोर अच्छा कर रहा है मतलब 99.9% बच्चा अभी तक उनके कहे में है और जैसा वो चाहते हैं वैसा वो करते जा रहा है। तो उन्हें वो नॉर्मली पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको जो करना है लाइफ में आप अपने डिसीजंस ले लीजिए। यानी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अच्छी रैंक आ रही है क्लास में, तो इज इट ओके? वेल बिहेव्ड है, वेल मैनर्ड है, हमारी सारी बातें सुन रहा है, तो पेरेंट काफी कॉन्फिडेंट रहता है कि बच्चा जो डिसीजन लेगा वो सही लेगा। जी। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से स्कोर कर रहा है। अनफेयर मीन्स तो नहीं यूज़ करता है, कई बच्चे उसमें भी स्कोर कर लेते हैं। बेटर होगा कि पेरेंट्स पहले अपने बच्चे को एनालाइज करें। बेस्ट एनालिसिस वो कर सकते हैं क्योंकि वो उनका बच्चा है। उसको वो कहें कि वो एक पेपर पे ये लिख के दे कि वो अपनी लाइफ से क्या चाहता है, उसको रीड करें। उसके बाद उससे उनको अपने बच्चे के ड्रीम्स के बारे में पता चलेगा कि बच्चा क्या सोच रहा है। ध्यान दीजिए कि वो ऐसा तो नहीं है कि आपके सोच से कहीं हट के सोच रहा है। उसके बाद आप उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करिए। हर बच्चे की डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं, आप जानते हैं। आप बेटर जज हैं, आपको बेटर पता है कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में एक्चुअली इंटरेस्टेड है या नहीं है। यानी जो उसका ड्रीम है उसकी एबिलिटी उससे मैच होती है होती है कि नहीं, क्योंकि ड्रीम करने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है। हर कोई ड्रीम करता है कि वो मल्टी मिलियनर बन जाए। तो मेरे ख्याल से चाहे बच्चा बहुत हाई स्कोरर हो या बहुत लो स्कोरर हो या एवरेज हो, पेरेंट को थोड़ा बहुत मॉनिटर करना पड़ता है या करना चाहिए कि वो अपना फ्यूचर कैसा डिसाइड करने वाला है। एक और मैंने बहुत कॉमन सी बात देखी कि जो हाई स्कोरर बच्चे होते हैं उन बच्चों को बहुत कुछ करना होता है लाइफ में। तो नेचुरली पेरेंट काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाता है कि क्योंकि बच्चे में वैरायटी की कैपेसिटीज़ है। बच्चा खेल में भी अच्छा है, बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा है, बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा है। यानी ओवरऑल सारी एक्टिविटीज़ में अगर वो बेटर है तो फिर एक चूज़ करना भी मुश्किल फिर एक चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा ऐसा सोचना है कि ऐसे बच्चों को मल्टी टैलेंटेड वेरिएशंस देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सीबीएसई के सिलेबस को देखें तो सीबीएसई काफ़ी वाइड स्कोप देता है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 5 ही सब्जेक्ट लीजिए। सीबीएसई के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें साइंस के स्टूडेंट्स भी कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अगर बच्चा कॉमर्स सिलेक्ट करता है तो वो साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स को लेके चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। म्यूज़िक, डांस, कल्चरल एक्टिविटीज़, इंस्ट्रूमेंटल, इनको भी एज अ सब्जेक्ट इन्वॉल्व कर लिया गया है। यानी स्कोप की कोई लिमिट नहीं है, अपने हॉबी बेस्ड सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ऑप्शनल में ही रखें तो बेहतर है। क्योंकि आगे जाके आपको स्कोप के हिसाब से देखना होगा कि आप कितना अपनी हॉबी के साथ मूव कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। यानी चॉइसेस तो बहुत सारी है,
अगर हाई स्कोरर्स बच्चों की हम बात करें तो उनके सामने ऐसा सच कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स की, जिनके स्कोर्स इतने अच्छे नहीं आ पाते हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? फिर से वही बात आती है कि अगर स्कोर को ही देख के अगर हम बच्चे के इंटेलिजेंस को एसेस करेंगे तो हम हमेशा गलती करेंगे। जो बच्चे बहुत हाई स्कोर नहीं कर पाते 10th क्लास में, ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ये होता है कई बार कि बच्चा जो है वो पढ़ाई को अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाता, ये बात मैं पहले भी कोट कर चुकी हूँ। तो कई बच्चे इसलिए पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। धीरे धीरे अगर हम उन्हें ये समझाना शुरू करें कि वो जो पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल लाइफ में कहाँ जाके रिलेट होती है, तो उनका स्कोर भी अपने आप बढ़ने लग जाता है। इसलिए जो बच्चे 10th में बहुत हाई स्कोर नहीं कर रहे हैं, पहले आप उसके रीजंस को एनालाइज करिए कि क्या बात है जिस वजह से ये स्कोर नहीं कर रहे हैं। आगे की लाइफ में उनको उनकी कैपेसिटीज रियलाइज करवाइए कि आप में ये क्षमता है, हमने आपको इस ढंग से बड़ा किया है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकें। उनके इंटरेस्ट को मॉनिटर करिए। साथ में थोड़ा सा मेरा ऐसा सजेशन है कि ग्लोबल सिनेरियो को आप नज़रअंदाज मत करिए। देखिए दिन पर दिन ग्लोबल सिनेरियो बदल रहा है जी। कभी रिसेशन होता है, कभी जो है स्टॉक मार्केट हाई पे चला जा रहा है, डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है। यानी मार्केट की डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी आप आज की डिमांड मत देखिए, आप आज से 7-8 साल बाद की डिमांड देखिए, जिस स्टेज में बच्चा आपका जो है समाज में एंटर करके जॉब करने की सिचुएशन में आ रहा है। यानी अगर उसका जो एजुकेशन का टाइम स्लॉट है उसके आगे का सिनेरियो हमें इमेजिन करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब जॉब में आने की सिचुएशन में आ रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन उस समय की ग्लोबल डिमांड के हिसाब से अगर रहेगी तो डेफिनेटली वो बच्चा अपना करियर बहुत अच्छा बना पाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो स्कोर कितना कर रहा है जी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पेरेंट्स कई बार नज़रअंदाज करते हैं। एक भेड़ चाल में मत चलिए कि हर बच्चा इंजीनियर बन जाए या हर बच्चा MBA कर ले या हर बच्चा डॉक्टर बन जाए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं और आपको पहले ये देखना है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, आप उसको कितना सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं और बच्चा कितनी कैपेसिटी रखता है अपने आप को अपलिफ्ट करने में। ये सब डिसाइड करने के बाद आप अपने एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे को उसके फ्यूचर के लिए गाइडेंस दीजिए। यानी अगर देखा जाए तो सिर्फ स्कोर्स ही नहीं, उसके अलावा फैमिली का बैकग्राउंड भी मायने रखता है, पेरेंट्स की चॉइस भी कहीं ना कहीं ये मायने रखती है। वैसे बहुत सारी चॉइसेस मैम ने बताई हैं कि किन किन पॉइंट्स पर आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैम अगर चलिए एक माइंडसेट बन भी जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न तो रह ही जाता है कि पेरेंट्स की एक चॉइस आ गई, बच्चे की एक चॉइस आ गई, लेकिन वो मैच नहीं कर रही है, या इस टाइप की अगर कोई सिचुएशंस आती है, कन्फ्यूज़न आती है, उस केस में क्या करना चाहिए? पेरेंट हमेशा अपने बच्चे का भला ही चाहेगा। बिल्कुल। मैं तो पेरेंट्स को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ। एक वो पेरेंट्स होते हैं जो अपनी लाइफ में वही करते हैं जो उन्हें करना था। वो पेरेंट्स क्वाइट कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनका बच्चा भी वही करे जो वो सोच रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स जबरदस्ती अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, जो कि आगे जाके कई बच्चे उस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। हाँ, अगर रूटीन में देखते हैं कि अगर मम्मी पापा डॉक्टर हैं तो बच्चा भी मेडिकल में ही जाए। 99% पेरेंट्स का ये ऐसा सोचना रहता है कि वो अपनी ही स्ट्रीम में खींचे। दूसरी कैटेगरी उन पेरेंट्स की होती है जो अपनी जिंदगी में वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, और या 2 रीजन से, या तो उनके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया या उनमें खुद में वो पोटेंशियल नहीं था जिस वजह से वो नहीं कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में भी पेरेंट फ्रस्ट्रेटेड होता है और अल्टीमेटली जो वो खुद नहीं कर पाए वो अपने बच्चों से वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं, यानी वो अपने सपने अपने बच्चों के थ्रू पूरा देखने लगते हैं। ये सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है। दोनों ही केसेस में बच्चे प्रेशराइज होते हैं। पेरेंट को अपनी जिम्मेदारियों को या अपने एम्बिशंस को किसी भी हालत में बच्चे के ऊपर ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा, मैं बच्चों की तरफ से भी बहुत अलर्ट आपको कर दूं। कुछ बच्चे होते हैं जो आजकल मीडिया के चलते, फिल्मों के चलते, एडवर्टाइजमेंट्स के चलते
उनके दिमाग में ये एक इम्प्रेशन आ जाता है कि लाइफ इज़ अ फन। तो एंजॉय करो, कल क्या होगा किसे पता, इसलिए आज में जियो और खूब एंजॉय करो, और बिना एक दिन आगे की भी सोचे। वो सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन इसलिए करते हैं कि मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है, हम साथ में रहेंगे, हम एंजॉय करेंगे, इसलिए मैं भी ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ। जी, यानी फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके सब्जेक्ट फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके लेते हैं, और ऐसे बच्चे भी आगे जाके बहुत पछताते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी शायद उनके फ्रेंड की कैपेसिटी से मैच नहीं होती है। बिल्कुल। कुछ ऐसे होते हैं जो इस फन के चलते अपना एक एक आइडल बना लेंगे कि जैसे मुझे आमिर खान बनना है, या मुझे तेंदुलकर बनना है, या फिर मुझे मनमोहन सिंह जी को फॉलो करना है, तो मैं क्यों इस समय ये पर्टिकुलर स्ट्रीम सेलेक्ट करूं जो कि मुझे इन तीनों जगहों पे नहीं लेके जाएगी। तो उनका जो क्राइटेरिया होता है वो किसी आइडल को लेके होता है। एक आइडल को लेके भी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो आगे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। बात वही हो जाती है कि सपने आप देख रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास उतनी क्षमताएं हैं, क्या आप अपने आप को उन क्षमताओं से मैच करा सकेंगे फ्यूचर में, ये भी आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। यानी जरूरी नहीं है कि आपका जो आइडल है आपकी कैपेसिटी भी उससे मैच करती हो, आपके सर्कमस्टेंसेस उससे मैच नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। हर एक की अपनी किस्मत होती है, हो सकता है आप उससे भी आगे निकल जाए। तो आप कभी ये मत सोच के कोई सब्जेक्ट लीजिए कि मुझे उसके जैसा ही बनना है। आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से डिसाइड करिए। तीसरा क्राइटेरिया जो बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, 10th के बच्चों में अगेन, वो है लेजीनेस। बच्चे बहुत कुछ बच्चे तो होते हैं जो ये सोच के चलते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, आगे मैं एक कैरियर बनाऊंगा, अपने परिवार को बहुत आगे ले जाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, खूब नाम कमाऊंगा, और उनका एटीट्यूड मेहनत की तरफ होता है। लेकिन आजकल 80% बच्चों का क्राइटेरिया सब्जेक्ट सिलेक्शन का होता है, हमें तो आराम की ज़िंदगी चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में, इसलिए हम एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाएंगे। अगर कोई बुरा ना माने तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम बच्चे जो ये वाली सोच रखते हैं, लेजीनेस है जिसमें, वो लोग अक्सर कॉमर्स स्ट्रीम को या आर्ट्स की स्ट्रीम को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े पढ़ाई को लेकर। जी हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इन स्ट्रीम्स में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जबकि एक्चुअल सिचुएशन ये है कि अगर इन स्ट्रीम्स को पॉजिटिव लेके आप चलें तो इन स्ट्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है किसी के भी कैरियर को अपलिफ्ट करने का। तो अगर आप सिर्फ लेजीनेस के तहत ये स्ट्रीम लेते हैं तो आप कोई भी चीज़ को सीरियसली लेते नहीं हैं। तो आप चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट लीजिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। यानी किसी भी स्ट्रीम को हम कम या ज़्यादा में नहीं आंक सकते। कम या ज़्यादा में नहीं आंक सकते हैं। यहाँ मैं ये बात बहुत खुल के कहना चाहूँगी कि अगर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि साइंस लेने का मतलब सिर्फ मेडिकल लाइन में जाना है या सिर्फ इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो वो गलत सोचते हैं। साइंस स्ट्रीम लेने के बाद भी कम से कम मैं आपको बता दूं 50 से 55 डिग्रीज ऐसी हैं जो अदर देन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ले सकते हैं। यानी साइंस लेने के बाद अदर देन इंजीनियरिंग हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। हम आगे के एपिसोड्स में अगर हमारे पास डिमांड आती है तो हम डेफिनेटली इनको डिस्कस करेंगे। और कॉमर्स लेते हैं अगर बच्चे तो भी अदर देन सीए सीएस उनके पास कम से कम 15 से 20 ऑप्शंस हैं, लेकिन वो उतना सोचना नहीं पसंद करते। यानी स्ट्रीम कोई सी भी हो, साइंस हो कॉमर्स हो, अगर जनरल रूटीन में हम देखें तो कॉमर्स को इजी और साइंस को टफ माना जाता है, लेकिन दोनों में इक्वली स्कोप्स अवेलेबल है। बहुत। अब मेहनत अगर आप किसी भी स्ट्रीम में करेंगे तो आपको स्कोप डेफिनेटली मिलेगा और आप अपने आप को जो है नॉर्मल कंडीशन से ऊपर ला सकेंगे फिर। बिल्कुल। यानी एट द एंड आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रीम को कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। जी हाँ। एक और आजकल बहुत अजीब सी जो हवा चली है आजकल, और वो है कि पेरेंट अपने बच्चे को लेके ABCDEFGH कोचिंग क्लासेस में चले जाते हैं कि हमारा बच्चा कोचिंग जा रहा है। मैंने देखा है कई पेरेंट्स तो नर्सरी और LKG से ही कोचिंग में डाल देते हैं, ट्यूशन्स में डाल देते हैं, अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो प्रॉपर बड़ी कोचिंग में भेजने के फैशन के तहत 6th या 7th क्लास से ही बच्चे को कोचिंग में डाल देते हैं।
अब जब बच्चा 6-7 क्लास से ही कोचिंग में जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी जो सोच है वो सोच इंडिपेंडेंट नहीं बचती है। ना आपने उसके ऊपर इतना ध्यान दिया है कि आपके बच्चे का पोटेंशियल कितना है। बच्चा 3 घंटे 4 घंटे एक पर्टिकुलर क्लास में जाके हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन बैठ रहा है, उसकी सोच पूरी तरह मॉडिफाई हो चुकी है। बिना ये सोचे कि उसे आगे क्या कर सकता है, क्या करना है, वो कितना एंटरप्रेन्योर हो सकता है, ये सब वो नहीं सोच पाता और वो लीक पे ही चलना शुरू कर देता है। ये भी कई बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। यानी कोचिंग का भी एक पीयर प्रेशर उन पर एक बन पीयर जाता प्रेशर है उसके ऊपर, और ये डेफिनेटली वो उन लोगों का जो क्राइटेरिया होता है वो वन साइडेड गाइडेंस होता है। कई बच्चे मैं देखती हूँ कि जो 6-7 से कोचिंग में जा रहे हैं वो 10 तक आने के बाद वो इतने बिफर चुके होते हैं कि अब हमें साइंस तो लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने साइंस लिया तो हमें अगले बार भी हमें 6 घंटा जो है वो कम से कम हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन फिर कोचिंग में बैठे रहना पड़ेगा। यानी एक स्टडी फोबिया हो जाता है, एक स्टडी उन्हें फोबिया हो बिल्कुल जाता है। अब तो उस घबराहट के तहत वो लोग ये सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करना चाहते। ये भी एक कारण हो गया है हमारे शहर में, ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों के इंटरेस्ट को शिफ्ट होने के लिए। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी है भी पिछले कुछ दिनों में। तो किसी को भी अपने आप के ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट बच्चों से भी है और यही रिक्वेस्ट मेरा पेरेंट्स से भी है। आप एक फैमिली हैं, आप एक दूसरे को बेहतर जानते हैं, एक दूसरे को एनालाइज करिए और उस हिसाब से अपना फ्यूचर डिसाइड करिए, क्योंकि एक बच्चे का फ्यूचर एक फैमिली का फ्यूचर है। इसलिए यानी बच्चे का और फैमिली का दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा और थोड़ी सी ओपन माइंडेड होना भी ज़रूरी है कि जी हाँ। दोनों अपनी अपनी ज़रूरतें समझ पाएं और फिर डिसीजन लें जी उसको हाँ, जी लेकर। हाँ। बिल्कुल। तो मैम ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका एक लास्ट ऑप्शन क्या है? अगर बहुत सारा कंफ्यूजन है, ये सारे पॉइंट्स भी हम क्लियर करते हैं, देन एक कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जिसके बेस पे हम ये डिसीजन ले सके कि यही सही है। ऐसा अगर आप सारे एस्पेक्ट्स देख चुके हैं और उसके बाद भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपको अपने बच्चे में पॉसिबिलिटी भी दिख रही है और नहीं भी दिख रही है, कई बार बच्चा एवरेज है या अबव एवरेज है या वॉट एवर इज द थिंग, तो मेरा तो एक फ्रैंक सजेशन है कि आप उसे साइंस लेने दीजिए। क्योंकि साइंस लेने से वो आगे जाके किसी भी स्ट्रीम में शिफ्ट हो सकता है। यानी शिफ्टिंग का एक शिफ्टिंग scope ऑफ बना सब्जेक्ट्स का रहेगा। स्कोप मैक्सिमम है साइंस स्टूडेंट्स के पास। कई बच्चों का या कई पेरेंट्स का ऐसा सोचना है कि अगर हमें ये काम उससे करवाना ही नहीं है तो हम उसे साइंस क्यों दिलाएं। हाँ, एक पर्टिकुलर माइंडसेट होता है, जैसे किसी को अगर एक्टर बनना है तो वो फिर एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं देगा, या किसी का डिसाइडेड है कि उसे लॉयर ही बनना है तो फिर मैं साइंस में क्यों जाऊं, मैं डायरेक्ट उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्यों ना तो जाऊं। अगर ऐसी सिचुएशन है तब तो मतलब आप क्लियर है ना अपने एम के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली आप अपने स्ट्रीम को फॉलो कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि आप उस स्ट्रीम को फॉलो करते करते सोचते हैं कि मैं शायद इससे ज्यादा कैपेबल था और मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं एक बैकअप प्लान की भी जरूरत होती है कि अगर एक स्ट्रीम में आप फेल हो गए तो सेकंड ऑप्शन आपके पास रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ मैंने कुछ स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी है कि फन के चलते वो लोग ले तो लेते हैं एक सब्जेक्ट, लेकिन उस सब्जेक्ट में आगे जाने के बाद जो उनको सराउंडिंग मिलता है, क्योंकि वो सराउंडिंग अगर उनके लेवल का नहीं है तो उन्हें कहीं ये एक मन में खोट लगती है, मन में एक बुरा ख्याल आता है कि मैं शायद इससे ज़्यादा की कैपेसिटी रखता था और अगर मैं थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सप्लोर करता तो शायद मैं इससे बेहतर कुछ कर पाता। लेकिन समय तो लौट के नहीं आता, इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि अगर बच्चा साइंस लेता है तो आगे वो सारी स्ट्रीम्स उसके लिए खुली हुई, वो कॉमर्स में शिफ्ट हो सकता है, वो आर्ट्स में शिफ्ट हो सकता है, वो मीडिया में शिफ्ट हो सकता है, वो फाइन आर्ट्स में शिफ्ट हो सकता है। तो अगर वो अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे तो शायद उसके लिए बेहतर होगा। कई बार आप लेने के बाद समझ में आपको आता है कि आप में कितना पोटेंशियल था, आपने उसके पहले कभी रियलाइज ही नहीं किया, क्योंकि 10th क्लास की एज कोई बहुत बड़ी एज नहीं है। बच्चा अपने आप को उतना नहीं समझ पाता है, उतनी मैच्योरिटी उस वक्त नहीं आती है। 12th क्लास क्रॉस होने के बाद ज़रूर उसको रियलाइज़ होता है कि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ या मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसाइसिव और हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास अगर सारे ऑप्शन खुले रहेंगे तो वो डेफिनेटली अपने लिए बेहतर चॉइस ले सकता है। यानी ममता जी के मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत
वेरिड स्कोप है, आप उसके बाद किसी भी स्ट्रीम में शिफ्ट हो सकते हैं। थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद एक बार फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, यानी 10th के बाद 12th तक आप फिर डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअल आपको किस स्ट्रीम में जाना है। तो साइंस के रहते आप ये डिसाइड कर पाएंगे। जी हाँ, लेकिन मेरा इससे ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दूसरी स्ट्रीम्स में ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल, ये मैं केवल उन लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ जो लोग अपना फ्यूचर अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। यानी जब कंफ्यूजन की जो सिचुएशन हाँ, है, उस सिचुएशन के लिए मैं कह रही हूँ, अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्या करना है तो फिर डेफिनेटली आप अपने डिसीजंस पे ही जाइएगा। लेकिन ममता जी, लेकिन कुछ ऐसे जो हम बात करें जॉब स्कोप को अगर हम देखें या दूर के, जैसे आपने बोला कि 7-8 साल बाद की सोच कर देखें, तो कुछ स्ट्रीम्स ऐसी है जिसमें पर्टिकुलर अभी हम वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया एक्टर अगर हमें बनना है, या कुछ ऐसे होते हैं कुछ वैरिड अपने जॉब के स्कोप्स, लेकिन उस केस में ये कन्फ्यूज़न कैसे दूर करें? उस केस में भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप में पोटेंशियल है कि आप नॉर्मल सब्जेक्ट को कैरी कर सकते हैं, तो देखिए हर फील्ड में एप्टीट्यूड काउंट करता है। आपका एप्टीट्यूड अगर नॉर्मल से ऊपर ही रहेगा तो आप आगे जाके किसी भी स्ट्रीम में सक्सेसफुल होने ही वाले हैं। लेकिन एक बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि फन हमेशा लाइफ में नहीं रहता, मेहनत और स्ट्रगल है, हर एक की लाइफ में होती है। आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। अब जैसे यहाँ मैं आपको निधि बताऊं, कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है बच्चों पे सब्जेक्ट लेने के लिए, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि लड़कों के लिए कुछ और सोचा जाता है, लड़कियों के लिए कुछ और सोचा जाता है। कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम्स जो होती हैं वो सिर्फ लड़कों की मानी जाती है और कुछ सिर्फ लड़कियों के लिए जी मानी हाँ, जाती है। और ये सिचुएशन फिर से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, काफी खतरनाक है, क्योंकि लड़कियों को भी आज इक्वली कैरियर बनाने की उतनी ही जरूरत है जितनी लड़कों को है। बिल्कुल, ये अलग है बात कि दोनों के स्ट्रीम्स में आप वेरिएशन बता सकते हैं बच्चे को, पर उसके हिसाब से उनमें पोटेंशियल डेवलप करना, उनमें क्या मेहनत रिक्वायर्ड है, उनमें स्कोप क्या है, ये चीजें उन्हें एक्सप्लोर करने दीजिए आप। कभी भी गर्ल्स को ये नहीं सोच के कोई सब्जेक्ट लेना चाहिए कि मुझे तो आगे शादी करनी है और मेरे लिए कैरियर उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं तो सिर्फ ये कुछ सब्जेक्ट्स लेकर क्यों ना लाइफ को एंजॉय करूं। अगर ये सोच है किसी सब्जेक्ट को लेने के पीछे, तो सोच ही गलत है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आप अपने फ्यूचर फैमिली जिससे आप एसोसिएट होने वाली हैं या बनाने वाली हैं, आप उन सबको भी एक गलत सोच ही देने वाली हैं। इसीलिए कभी भी कहीं पे भी केवल अपने फ्यूचर में फन और एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट करके आप कोई डिसीजन मत लीजिए। बॉयज़ के ऊपर एक अनसेट प्रेशर होता है कि उन्हें तो सक्सेसफुल होना ही है, क्योंकि उन्हें फैमिली चलानी है। इसलिए बॉयज कई बार बिफर जाते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को उनको मार के किसी सब्जेक्ट को लेना पड़ जाता है, जिस वजह से वो पूरे समय प्रेशराइज रहते हैं और उनकी पर्सनालिटी जो है वो खुल के सामने नहीं आ पाती। बिल्कुल, गर्ल्स अगर सिर्फ ये सोच के कोई सब्जेक्ट लेती हैं कि उन्हें फ्यूचर में कोई करियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो भी वो अपनी पर्सनालिटी को किल कर लेती हैं, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को, अपने हॉबी को लेके नहीं चल पाती हैं। उन्होंने अपने आप को शुरू से ही बायस कर लिया है। तो दोनों ही सिचुएशंस खतरनाक हो सकती हैं। जी, यानी अगर डिसीजन की बात आ ही गई है तो एक तो बॉयज़ और गर्ल्स का क्राइटेरिया हटाना ज़रूरी है, और साथ ही साथ एक इस तरह का ओपन स्पेस आपके माइंड में होना चाहिए कि आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। इस तरह का प्रेशर फील देखिए, बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करिए, लड़का या लड़की की तरह ट्रीट मत करिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। जो नैसर्गिक उनमें डिफरेंस है वो तो है, लेकिन वो डिफरेंस उनके लिए कोई बायसिंग नहीं बनना चाहिए, उनके लिए कोई मजबूरी ना बने। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, कई बच्चे सोचते हैं हम तो बहुत रिच फैमिली के हैं, हम क्या करेंगे कैरियर बना के, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा कहना है कि फिर आप अपने आप को सोशल वर्क के कोर्सेज में इन्वॉल्व करिए, NGOs डेवलप करिए, तो आप कम से कम कुछ क्रिएटिव तो करेंगे, कुछ अपना एक सर्कल बनाएंगे, अपने आप को इन्वॉल्व रखने का आपका एक क्राइटेरिया तो डिसाइड होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ फन के चलते अपने पीयर ग्रुप को भी बर्बाद करें और खुद भी बर्बाद हो जाएं। यानी एक जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी हॉबीज को भी साथ ही लेके चले तो बेटर रह सकता है। बहुत अच्छा रह सकता है।
तो एक ऐसे बच्चे की प्रॉब्लम है जो फिजिकली फिट नहीं है, लेकिन मेंटल लेवल के लिए अगर हम उसका आईक्यू टेस्ट लेते हैं तो उसे A+ ग्रेड मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी पावर जो है और राइटिंग स्किल्स जो है वो वीक है, लो है। तो इस कंडीशन को देखते हुए वैसे तो पेरेंट्स ने उन्हें PCM दिलवाया है, लेकिन अब वो बच्चा उसे कैरी नहीं कर पा रहा है। PCM सब्जेक्ट्स उसे डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, उसके स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इस केस में पेरेंट्स और बच्चा दोनों ही परेशान है, काफ़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन है। तो इस कंडीशन को वैसे कैसे अवॉइड किया जा सकता था? अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर क्या ये कोई प्रॉब्लम थी या बच्चे के कंडीशंस को अवॉइड किया गया है? देखिए, अगर आईक्यू टेस्ट में उसका स्कोर हाई आ रहा है, इसका मतलब बच्चे में एक इंटेलिजेंस है डेफिनेटली। कई बच्चे जो होते हैं वो राइटिंग स्किल्स में पुअर होते हैं, जैसा कि इनके केस में मुझे लग रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए बेहतर हो कि आप उन्हें गलत तरीके से फोर्स मत करिए। उनकी कैपेसिटीज को हम दूसरे तरीके से यूज किया कर सकते हैं। उनको अप्लाइड टाइप के कोर्सेज में जाना चाहिए। अभी तो इनके पास कोई खास सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे का एप्टीट्यूड अच्छा है तो इन्हें किसी तरीके से अब ये सब्जेक्ट दिलवा चुके हैं, तो इन्हें साइंस कंटिन्यू करके या तो उसको इंटर कोर्सेज करवा दें, 12th क्लास क्लियर करवा दें, उसके बाद उसको किसी अप्लाइड फील्ड में डालें। जी। तो अप्लाइड फील्ड में जाने की, जैसे रोबोटिक्स है, जैसे अप्लाइड फिजिक्स है, तो उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, वो अपनी क्रिएटिविटी पूरी तरह यूज कर पाएगा। ये थोड़ी प्रैक्टिकल चीज है, उसमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है, या याद, जैसे मेमोरी पावर लो है तो याद रखने की भी इतनी जरूरत नहीं। उसे प्रोग्रामिंग के फील्ड में, कंप्यूटर्स के फील्ड में वो डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें उसको फिजिकल स्ट्रेंथ की भी उतनी जरूरत नहीं है शायद। तो और लेकिन अभी फिलहाल इनके पास कोई खास चॉइस नहीं है। दूसरा ये क्राइटेरिया हो सकता है कि ये इसको वापस रिपीट करवा दें कोर्स, क्योंकि बच्चा अगर फिजिकली फिट नहीं है तो उसे हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं। अगर पेरेंट्स, जैसा मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में भी। तो अभी भी फ़िलहाल वो उसको चाहें तो इस कोर्स से हटा के, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन न डेवलप हो, ये उनका पहला क्राइटेरिया होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो इसे बैकआउट करवा दें और उसको वो अप्लाइड फील्ड्स में अभी से भी डाल सकते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जो अप्लाइड फील्ड में डिप्लोमा होते हैं, वहाँ पे ये क्राइटेरिया है कि आप 10th के बाद उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब की इसे मुझे लगता नहीं कि कभी फ्यूचर में ज़रूरत होगी। आप इसे एंटरप्रेन्योर बनाइए। एंटरप्रेन्योर, आप अपनी फाइनेंशियल जो आपका स्टेटस है उसको आप इसके एंटरप्रेन्योरशिप में यूज़ कर सकते हैं। आप इसके इंटरेस्ट को, इसका कॉन्फिडेंस बनाइए। बहुत अच्छा रहेगा कि ये अपने फील्ड में खुद खड़ा हो। तो आप देखिएगा कि ये बच्चा जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा कैरियर भी बनाएगा और राइज भी करेगा। हो सकता है वो अपना एक ऐसा एंटरप्राइज बना ले जिसमें कि बहुत लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देने के लायक हो जाए। या बिल्कुल, यानी कि साइंस वैसे अभी है, फिर भी साइंस को बेस बनाकर आगे जो है ये दूसरे उसमें शिफ्ट हो सकते हैं और एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यानी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। हमारा मार्गदर्शक आपके लिए इसीलिए तो है कि अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं, और ममता जी आपको इस बारे में ज़रूर मार्गदर्शन देंगी। ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे मार्गदर्शन के लिए। तो ये था हमारा मार्गदर्शन आने वाले सेशन के लिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 11th में मूव करने वाले हैं, उन्हें सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर आज हमने बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी जानकारियां दी हैं। आई होप ये उन्हें हेल्प करेगा। और किसी भी तरह की क्वेरी और अपडेट्स अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा email ID है margdarshak.city@gmail.com। हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए और अपनी बातें हम तक पहुँचाइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।